हेलो नमस्ते, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रोशन झा है और मैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप बाय स्टेप एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम्स है वो बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। 23 तारीख को आप लोगों ने मराठी का पेपर दिया, उसके बाद 27 को आप लोगों ने इंग्लिश का पेपर दिया। आज आप लोगों ने हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा दिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि पेपर बहुत ईजी था। इनफैक्ट हम लोगों ने अपने क्लासेस में जो प्रीलिम्स में पेपर दिए थे बच्चों को, उसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो रिपीट हुई। अब बारी है अलजेब्रा और ज्योमेट्री की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को 40 में से 40 स्कोर करना है, तो 40 में से 40 स्कोर करने के लिए जो एमसीक्यूज होता है, 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फिर 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, ये सारा का सारा चीज अभी तक आप लोगों का प्रिपेयर हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। मैं कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों के लिए कल वापस से एक वीडियो लाऊं जिसके अंदर मैं शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क के, उसको उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एकदम चांसेस है कि वो आ सकता है आप लोग के अलजेब्रा के बोर्ड एग्जाम्स में, उसको भी ले लूं। लेकिन फिलहाल जो है मैं आप लोगों के लिए 40 में 40 कैसे स्कोर कर सकते हो, 40 आउट ऑफ 40 कैसे स्कोर कर सकते हो। देखो बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग का जो मामला फंसता है वो फंसता है हॉट्स के क्वेश्चंस में, जो कि आता है 4 मार्क के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए क्या किया है, मैंने आप लोगों के लिए कि जो पूरा डेटा है वो पूरा मैंने रिसर्च किया, अपने आप से रिसर्च किया। इनफैक्ट अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो रिसर्च किया है कि कौन से ईयर में कौन से चैप्टर से कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद ही मैंने जाके ये पूरा निष्कर्ष निकाला। उसके बाद मैंने क्वेश्चंस लिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने 21 सेट में से लिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने टेक्स्ट बुक से लिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस भी लिए हैं उस चैप्टर के, और कुछ क्वेश्चंस ब्रह्मास्त्र वगैरह से मैंने लिए हैं। तो मिक्स क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए कंबाइन करके बनाया है, ताकि आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप लोगों का वो जो 4 मार्क का क्वेश्चन 2 आपको अटेम्प्ट करना है, उसमें 8 में से 8 पूरा मार्क्स मिलना चाहिए। ऐसा मैं पूरा का पूरा आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने जो बनाया है मैं आप लोगों को वो डेटा दिखाना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डेटा है, ये लीनियर इक्वेशन जो आपका। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो 4 मार्क वाले क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली लगभग 4 चैप्टर से ही आते हैं। प्रोबेबिलिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग का अभी तक तो एक भी क्वेश्चन जो है 4 मार्क के क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल गारंटी नहीं लूंगा कि आप लोगों को इस साल भी जो है उसके एक क्वेश्चन ना आए। तो जो डेटा कहता है, जाहिर सी बात है हम लोग उसकी तैयारी पहले करते हैं। जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि लीनियर इक्वेशन जो है वो पिछले 3 बार, मतलब अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो उसमें 5 साल में 10 बार पेपर हुआ, एक मार्च में हुआ, एक जुलाई में हुआ। वैसे करके 3 बार जो है वो पूछा गया था, जुलाई 2022 में, मार्च 2022 में और जुलाई 2021 में। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। अब अगर मैं आपको ये भी बताऊं सॉरी, अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें ग्राफिकल टाइप का क्वेश्चन था, वर्ड प्रॉब्लम थे, और इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम था। अब ग्राफिकल मेथड क्या होता है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम लोगों को कुछ डेटा दिए रहते हैं वो लोग, और उसके मदद से अपने को एक टेबल बनाना पड़ता है। इनफैक्ट 2 इक्वेशन है तो 2 टेबल बना के फिर उस टेबल में से जो कोऑर्डिनेट्स मिला है एक्स और वाई का, उसको अपने को ग्राफ में प्लॉट करना पड़ता है। और फिर जहां पे 2 लाइन आके आपस में मीट होते हैं, उस लाइन का कोऑर्डिनेट्स देख के अपने को बताना पड़ता है कि एक्स का और वाई का वैल्यूज क्या क्या है। तो ग्राफिकल मेथड का एक बार पूछा गया था। उसके बाद एक जो वर्ड प्रॉब्लम पूछा गया था वो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का एक वर्ड प्रॉब्लम पूछा गया था, तो इसको आप लोग एक बार देख लेना। और फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें अपने को मेरे ख्याल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर मिल जाएगा तो ऑब्वियसली अपने को फ्रैक्शन मिल जाएगा। आई गेस मैंने इसमें एक क्वेश्चन फ्रैक्शन के ऊपर रखा है क्योंकि वो मुझे इंपॉर्टेंट लगा था। तो आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डेटा कहता है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चाहो तो मैं इसको पीडीएफ जो पूरा सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद पीडीएफ जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं अपलोड करके मैं दे दूंगा। मेरे ख्याल से वो आप लोगों को मिल जाएगा, ड्राइव वगैरह पे कहीं मिल जाएगा, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक का जो डेटा है वो क्या कहता है कि क्वाड्रेटिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन।
इसमें से आने के संभावना चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 10 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 के आसपास बार ये आ चुका है क्वाड्रेटिक का प्रॉब्लम। तो क्वाड्रेटिक के प्रॉब्लम में ज्यादातर जो है वो वर्ड प्रॉब्लम से ही आते हैं। कभी आएगा आपको साइड ऑफ स्क्वायर का, कभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, कभी वो क्वेश्चन एंड रिमाइंडर करके एक चीज होता है, कभी ट्रेन वाला प्रॉब्लम आता है, कभी कंजिक्यूटिव नंबर्स का प्रॉब्लम आता है, कभी वो 2 नल से पानी एक साथ 6 घंटे में भर जाएगा वैसा टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर ये एक वर्ड प्रॉब्लम था। उसके बाद एक वैल्यू ऑफ m फाइंड करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया था। तो इसमें से मेरे को ऐसा जो लगता है कि इस बार आने के चांसेस ज्यादा है। वैसे मैंने कुछ 4 से 5 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक के इसमें इंक्लूड किए हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं तो उसके बाद आप लोगों को पीवाईक्यू का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 4 ही चैप्टर से आने का संभावना ज्यादा रहता है, जिसमें से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और मेरे ख्याल से एक स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है। ये 4 चैप्टर को ही आपको प्रिपेयर करना है 4 मार्क्स के लिए। और फाइनेंशियल और अभी तक का जो डेटा है प्रोबेबिलिटी और फाइनेंशियल के लिए 4 मार्क का क्वेश्चन सुटेबल नहीं है। सॉरी। तो वर्ड प्रॉब्लम है एपी का। एपी में क्या क्या आया है? मार्च 2020, जुलाई 2021, मार्च 2022, जुलाई 2022, मार्च 2023। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इतना ही इंपॉर्टेंट जो है वो ये डेटा कह रहा है कि अरिथमेटिक का भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, सम ऑफ टर्म्स, फिर 4 बार तो प्रूफ के क्वेश्चंस पूछे गए जो कि मैंने भी अपनी चीज में इंक्लूड किया है। उसके बाद फिर महिला बचत गट का एक क्वेश्चन था। उसके बाद फिर इंटरेस्ट वाले कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो कह रहा है डेटा स्टैटिस्टिक्स के लिए, स्टैटिस्टिक्स को आपको हल्के में नहीं लेना है। बच्चे क्या करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को ना लास्ट तक प्रैक्टिस ही नहीं करते और एग्जाम में ना जाके वो मीन का जो 3 मेथड है, जो कि डायरेक्ट मेथड है, अज्यूम्ड मीन मेथड है, स्टेप डिविएशन मेथड है, ये भूल जाते हैं कि इसमें क्या एक चीज था, यूआई निकालू कि क्या जी कैसे निकाला जाता है, जीसीडी किसको बोलते हैं। मीन के फॉर्मूले में वो सारा चीज भूल जाती है, फिर सब कुछ निकाल लिया और लास्ट में पता चलता है एक्स बार निकालने के लिए जो फॉर्मूला है अज्यूम्ड मीन मेथड में या तो स्टेप डिवीजन में वो भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा मत करना, ठीक है, रिस्क बिल्कुल मत लेना। उसके बाद जो डेटा प्रेजेंटेशन वाला चीज है, मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, इसको भी अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। मार्च 2020, जुलाई 2021, मार्च 2022, जुलाई 22, मार्च 23, जुलाई 23, बार ग्राफ। एक बार मोड पूछा गया था जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि मोड जो है उसका फॉर्मूला जो है अपने को लर्न करके लेना पड़ता है। फिर एक बार पूछा था कि बहुत सारे डेटा दिया था, उसके बाद एक्स का वैल्यू उसके अंदर पूछा था। तो आई गेस मैंने भी इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है इंक्लूड किए हैं। तो मैं आप लोगों का एग्जाम है, इसके लिए मैं बिल्कुल भी आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, मैं अभी स्टार्ट कर सकता हूं, ठीक है, इसमें से मैं ये वाले कलर का मार्कर ले लेता हूं। ओके, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 1900, मतलब मैं क्वेश्चन को ना ऐसे करता हूं कि यहां से लेके यहां तक पहले अपने को पढ़ना है। एक आदमी है जिसने कि 19,000 करोड़ रुपया नहीं, सिर्फ 1900 रुपया कहीं तो इन्वेस्ट किया। बाप रे, बहुत बड़ा अमाउंट सुनने में लग रहा है ना। 1900 रुपया उसने इन्वेस्ट किया कहीं तो। मैं इसको ऐसा पहले आपको समझा के देता हूं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1900 रुपीज उसने इन्वेस्ट किया। अच्छा, उसमें से पार्ट ऑफ इट, इस 1900 में से पार्ट ऑफ इट एट अ ईयरली इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, मतलब क्या, एंड रेस्ट 6%। मतलब बेसिकली आपको पता है कि अगर मैं कहीं भी इन्वेस्ट करूंगा तो जाहिर सी बात है कि मेरे को कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के को लागू करते हुए मुझे उसका कुछ तो रिटर्न्स मिलेगा। जाहिर सी बात है थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इसमें ना क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि ना उसने ऐसा शायद किया होगा कि 2 जगह इस पैसे को बांटा, मतलब 1000 एक जगह, 900 एक जगह, ऐसा हो सकता है, 1200 एक जगह, 700 एक जगह, ऐसा हो सकता है। कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, अपने को निकालने के बिना नहीं पता चलेगा। तो उसने ना 1900 रुपए को 2 जगह ऐसा इन्वेस्ट किया। एक जगह से उसको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब मैं लिख देता हूं यहां पे PCPA 5% पर एनम, और यहां से एक जगह से उसको इसी, मतलब इसका जो डिवीजन था
मतलब एक जगह जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया, दूसरे जगह जितना इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे पीसीपीए 6 पीसीपीए 5% पर एनम 6% पर एनम मतलब हर साल उसको 6% मिल रहा था। इनफैक्ट इसमें एक साल का ही बात किया है। अपने को आगे क्या बोला है कि he received the total annual interest of rupees 106। उसको इंटरेस्ट के तौर पे जो पैसा मिला दोनों का मिला के, मतलब ये वाले का और ये वाले का दोनों का मिला के वो कितना मिला, वो मिला 106 रुपीज मिला। तो अपने को बोला है कि हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट, इसका मतलब उसने यहां पे कितना इन्वेस्ट किया था और यहां पे कितना इन्वेस्ट किया था। क्वेश्चन में अपने को ये एक्सपेक्ट किया गया है, ये पूछा गया है। तो मैं आप लोगों को एक चीज समझा दूं कि बच्चे जो है ना वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम लोग लीनियर का और क्वाड्रेटिक का जो क्वेश्चन है ना उसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको लीनियर से सॉल्व करें कि क्वाड्रेटिक से सॉल्व करें। यहाँ तो आपने लिख के दे दिया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो हम लोगों को पता चल रहा है। तो मैं आप लोगों को सिंपल सा चीज बताना चाहता हूं बच्चों, जिसमें दो चीज का जिक्र किया गया होगा। जैसे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे 5% और 6% का जिक्र किया गया है, तो अपने को यहाँ पे ऐसा सोचना पड़ेगा, और दो डेटा गिवन है, यहाँ पे एक डेटा गिवन है, यहाँ पे एक डेटा गिवन है। ऐसे टाइप का जब क्वेश्चन दिखेगा आपको तो इसको आपको लीनियर इक्वेशन के तौर पे ही सॉल्व करना चाहिए। देखिए अब अपन क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। अच्छा मैं आप लोगों को एक बता दूं, अपने पास उतना टाइम ही नहीं है कि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा फॉर्मेट के साथ लिखवाऊं। मेरे को लगता है कि आप लोग ने अभी तक जो लीनियर इक्वेशन का 1.5 का जो क्वेश्चन है एटलीस्ट उसको सॉल्व कर लिया होगा। आपको पैटर्न पता है वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना होता है, लेट में क्या लिखना होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को मदद करूंगा ऐसे क्वेश्चन को आपको सोचना कैसे है, और फिर उसके बाद इसको अप्लाई कैसे करना है, इक्वेशन कैसे बनाना है। इक्वेशन बना दिया, मेरा काम हो गया, उसके बाद आप लोगों को सॉल्व करना है उसको। मैं इक्वेशन के बाद सॉल्व करने के मतलब अगर उसमें जाऊंगा तो जाहिर सी बात है अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस लेना है, मैं ले नहीं पाऊंगा, टाइम बढ़ जाएगा अपना। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या करने का ना, हम ऐसा बोल देंगे कि भाई यहाँ पे इसने x रुपीस को इन्वेस्ट किया और यहाँ पे इसने y रुपीस को इन्वेस्ट किया, ऐसा हम लोग मान लेंगे। क्लियर है इतना? तो उसने, अच्छा मेरे को एक बात बताइए, दोनों मिला के उसने इन्वेस्ट कितना किया, उसने दोनों मिला के x प्लस वाई दोनों मिला के उसने इन्वेस्ट किया 1900 रुपीस। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। मैं वापस बता दे रहा हूं, आपको इतना शॉर्ट लिखने के लिए 4 मार्क्स नहीं मिलेगा, आप लोग को इसको प्रॉपरली स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, पूरा एकदम अच्छे फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन के साथ लिखना पड़ेगा। मैं आपको बस क्या कर रहा हूं, उसका इक्वेशन कैसे बनाना है वो समझा रहा हूं। उसके बाद इसके बाद वाला जो इक्वेशन है ना, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन तो अपन ने लिख दिया, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन जो है 106 वाला बात, उसको कैसे करना है। देखो 106 जो है ना, 106 एक्चुअल में क्या है, 106 है इंटरेस्ट का पैसा। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र किया है क्या? नहीं ना। आप लोग इसको सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे लीजिएगा। मुझे एक बात बताइए, हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड या फिर नंबर ऑफ इयर्स डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया है वो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है x। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं तो कैसे बनेगा, देखो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा उसका x, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका रहेगा कितना 5% पर एनम, और एक साल के लिए है इसके लिए ये आएगा, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये तो इसका बात हो गया, x के लिए बात हो गया। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ का जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो y रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 रहेगा, नंबर ऑफ इयर्स 1 रहेगा, डिवाइड बाय 100। अच्छा दोनों को जब मैं ऐड करूंगा ना तो मेरे को 106 रुपीस मिलेगा। आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज एक बार मेरे को यस लिख के दिखा देना भाई कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को बाद में बोलना, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा 5x डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा 6y डिवाइड बाय 100। अच्छा आप लोगों को पता है कि लीनियर इक्वेशन में अगर डिवीजन में कोई चीज रहे तो उसको अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं थ्रू आउट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो इधर ऐड हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए,
अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे ना, तो इसको सॉल्व करना कैसे है ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। आप लोग क्या करिए, इसको इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x बन जाएगा, उसमें से एक कैंसिल कर दीजिएगा, आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। मैं उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता। आप लोग आंसर निकालिएगा, कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा कि आप लोगों का आंसर क्या आया। ठीक है, हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अ पैसेंजर इज अलाउड। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो बिल्कुल वो बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने वर्ड प्रॉब्लम को आज तक कभी सॉल्व ही नहीं किया है। मैं ये हॉट्स क्वेश्चन करा रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी ना कभी तो वर्ड प्रॉब्लम को कोशिश किया है सॉल्व करने का। विश्वास मानो बच्चों, अगर आप लोग ने ये वीडियो को भी बहुत अच्छे से देख लिया ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये क्वेश्चन का गारंटी नहीं ले सकता कि सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा, इस टाइप के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इस बात की गारंटी मेरी, एग्जाम के बाद वापस से मैं एक बार लाइव लूंगा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने दिए हुए क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे, मैंने ये पहले से लाइन बना के रखा है क्योंकि मेरे को आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन लिखा है कि अ पैसेंजर इज अलाउड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आप लोगों को सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अ पैसेंजर इज अलाउड सम फ्री लगेज बाय रेलवे। आप लोगों को पता है यार, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग जो है वो इंडियन रेलवे से जाना पसंद करते हैं। आप लोगों को पता है कि मतलब ट्रेन में लगेज फ्री होने की वजह से कभी कभी लोग जो है गांव से एकदम बोरा बोरा एकदम भर भर के जो है अपने साथ लेके आते हैं। वहां का मतलब काम यहाँ करेंगे, गांव से पूरा गेहूं चावल सब लेके आते हैं। तो ना इंडियन रेलवे में कोई पैसा नहीं लगता, किसी भी मतलब एक्सेस भी अगर आपने लगेज ले लिया तो किसी भी रुक का पैसा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे हाइपोथेटिकली क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई कुछ, मतलब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, इसके ऊपर ये व्हाइट ले लेता हूं, ठीक है। इसमें लिखा है कि भाई कुछ, मतलब सम फ्री लगेज बाय रेलवे अलाउड है। लगे मतलब रेलवे ने क्या किया है, कुछ लगेज आप लेके आओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास आप लेके आ सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों पैसेंजर को, फॉर एग्जांपल एक को L1 ले लेते हैं, एक के लगेज को L1 ले लेते हैं, एक के लगेज को L2 ले लेते हैं, दोनों मिला के जो है 105 केजी का लगेज लेके जा रहे थे। ठीक है, दो पैसेंजर थे, दोनों मिला के 105 केजी इतना लगेज वो लोग लेके जा रहे थे। हम लोग ने क्या किया कि पहले वाला जो लगेज है, पहले वाला जो इंसान है वो कितना लगेज लेके जा रहा है L1, दूसरा वाला जो इंसान है वो कितना लगेज लेके जा रहा है L2, दोनों मिला के कितना होगा 105। उसके बाद आगे लिखा है कि वन ऑफ देम हैज टू पे ₹18 एंड द अदर हैज टू पे ₹12 एज लगेज चार्जेस। 105 किलो, इसका मतलब ये है कि रेलवे ने, हाइपोथेटिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि रेलवे ने 105 किलो का फ्री में लेके जाना अलाउ नहीं किया, उनको कुछ तो चार्जेस भरवाया, जिसमें इसने पहले वाले ने 18 रुपया भरा, दूसरे वाले ने 12 रुपया भरा। तो ये लोगों को पैसा भरना पड़ा कुछ एक्सेस लगेज लेके जाने के लिए। मतलब ये 105 किलो जो लेके गए उसके लिए इन्होंने इतना पैसा भरा था। जाहिर सी बात है कि कुछ लगेज जो है रहता है वो फ्री रहता है, और उसके बाद का अगर आपका बढ़ा तो आपको पैसा देना पड़ेगा। आगे लिखा है कि इफ वन पैसेंजर वॉज हैविंग द सेम लगेज। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूं ना, आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बताने से अच्छा पहले मैं इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करके इसको समझाता हूं आप लोगों को, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, प्रोसीड कैसे करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट, अजम्पशन वाला स्टेटमेंट है, उसको कैसे लिखना है। उसमें लिखना है आप लोगों को कि जो फ्री लगेज कितना आप लोग लेके जा सकते हो, x kg। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में ऐसा लिख देता हूं कि x kg जो है वो क्या है, वो फ्री में आप लोग लगेज जो लेके जा सकते हो उसका ये वजन है x kg। और उसके बाद इसके ऊपर अगर हुआ, मतलब x kg के ऊपर अगर आपका गया सामान, तो आपको कितना 1 kg का, मतलब मैं लिखता हूं यहां पे y रुपीस, 1 kg का y रुपया लगेगा, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे सीधी सी बात है कि मैं यहां पे लिखता हूं कि
एक बात बताइए, इसको सिंपल सा चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहाँ पे 105 kg अलाउड है, बिंदास आप लोग लेके जा सकते हो, ठीक है। उसमें से ना 105 बिंदास लेके नहीं जा सकते, 105 kg वो लोग ने लिया था। 105 में से बिंदास जो आप लोग लेके जा सकते हो यहाँ पे वो है x। x तो फ्री है ना, मतलब x kg तक आप लोग का लिमिट है, बिंदास आप लोग लेके जा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं x प्लस x ऐसा लिखता हूं। 105 kg जो था उसको वैसे ही रहने दीजिए। 105 में से, अच्छा 105 में आपको 105 का पैसा नहीं लगेगा, पूरे 105 का पैसा नहीं लगेगा। 105 में से आपको यहाँ पे जो फ्री वाला है उसको पहले माइनस कर देना है। तो फ्री वाला कितना, एक बंदे का x kg लेके जा सकता है वो, दूसरा बंदा भी x kg फ्री लेके जा सकता है। उसके बाद जो बचा उसका आपको y रुपया भरना पड़ेगा। मैं इसको पहले छोटा सा रफ कर देता हूं, तो फिर कंफ्यूजन होगा आपको। ओके ठीक है। उसके बाद जो बचा, मतलब एक 105 kg था टोटल, उसमें से ये x kg तो एक बंदा फ्री लेके जा सकता है, पहले उसको माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल रेलवे का लिमिट है कि भाई 25 kg तक तुम लोग लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद लेके जाओगे तो पैसा लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 25 एक बंदा लेके जा सकता है, दूसरा बंदा भी 25 kg लेके जा सकता है, मतलब 50 किलो इनको अलाउड है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पैसा कितने का भरना है फिर उसको, 105 में से पहले 50 मतलब 25 प्लस 25, 50 को माइनस कर दो, बचा कितना, जो भी बचा 105 में से 50 के बाद जो भी बचा उसको y रुपीज से, फॉर एग्जांपल 1 किलो का 10 रुपए है तो उसके हिसाब से उसको पैसा भरना पड़ेगा। तो हम लोग उसको y ऐसा मान के चलते हैं। तो ये दोनों कितना पैसा भर रहे हैं, एक बंदा भर रहा है 18 रुपया, एक बंदा भर रहा है कितना, 12 रुपया, सिंपल। उसके बाद अगर मैं इस ब्रैकेट को देखूं, अच्छा ये तो 30 हो जाएगा, ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे एक काम करो, ये वाले मेथड से अगर आपको करना है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब वो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ये वाले मेथड को अवॉइड करो। मैं आप लोगों को एक इजी मेथड इसका बताता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं इसका ब्रैकेट ऐसा ओपन करता हूं, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, तो मैं यहाँ पे 2x लिख देता हूं और ये हो जाएगा 30। फिलहाल इसको ऐसे रखो, कुछ छेड़ो मत इसको, इक्वेशन 1 बोल दो इसको चाहिए तो। और उसके बाद अच्छा दूसरे के बारे में बात किया कि एक सिंगल पैसेंजर जा रहा था, वो भी 105 kg लेके जा रहा था, उससे रेलवे ने 36 रुपए लिया, मतलब दो लोगों का मिलके कितना अलाउड था, x kg, इसका भी कितना अलाउड होगा एक बंदे का, x kg। तो जाहिर सी बात है इसको थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ा, क्योंकि वो दो लोग थे इसीलिए वो लोगों को दोनों का मिला के कितना भरना पड़ा, 30 रुपया। इसको अकेले को कितना भरना पड़ रहा है, 36 रुपया। जाहिर सी बात है कि अकेला है वो, उसका जो अलाउड कितना है, जितना अलाउड रहेगा उतना ही वो लेके जा सकता है, उसके आगे जो जाएगा उसको भरना पड़ेगा। तो मैं अगर सेकंड इक्वेशन बनाऊं तो वो ऐसा आएगा कि 105 माइनस एक्स, इस बार x होगा सिर्फ, x प्लस एक्स नहीं होगा, और ये हो जाएगा 36। इक्वेशन नंबर 2 दे दो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू मिल जाएगा। अब जाहिर सी बात है तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि y और y कटने जैसा चीज है, उसको काट दो। तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा y से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 105 माइनस 2x, और यहाँ बचेगा 105 माइनस x, और यहाँ बचेगा कितना, 30/36, जो कि कटेगा 30/36 जो है वो 6 के टेबल में 6 टाइम्स, यहाँ पे 30 आएगा ना, तो 6 के टेबल में 5 टाइम्स और 6 के टेबल में 6 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपको, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 इंटू 105 माइनस 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 105 माइनस x। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, तो मेरे को x का वैल्यू मिलना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग हॉट्स क्वेश्चन देखने के लिए आए हो तो इसके बाद का चीज तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसको ब्रैकेट ओपन कर देना, x वाले टर्म को x वाले टर्म के साथ ले लेना, नंबर को एक साइड भेज देना, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। मेरे को पता नहीं कितना मिलेगा, जो भी मिलेगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और जो आंसर आएगा उसमें फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखना, नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा, ठीक है। उसमें फाइनल स्टेटमेंट ये लिखना कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच लगेज ईच पैसेंजर इज अलाउड फ्री, तो उसमें लिखना देयरफॉर एवरी पैसेंजर इज अलाउड दिस मच केजी ऑफ फ्री लगेज, इतना लिख देना। जो भी आपका आंसर आएगा उसको केजी में जरूर लिखना, यूनिट जरूर डालना उसका, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल था, बताना मेरे को कि कैसा लगा ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखो मैं सिर्फ अजीब अजीब सम्स लूंगा, मैं कोई यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस लेने के लिए नहीं आया, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आप लोगों का परसों बोर्ड एग्जाम है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने इतना तो प्रिपेयर कर ही लिया होगा कि उसमें इजी इजी क्वेश्चन जितने थे वो आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिए होंगे। मैं थोड़े से जो कॉम्प्लेक्स है, जो कभी कभी यूनिक क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं वो क्वेश्चंस को ही सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आया हूं यहाँ पे। जिसमें से एक क्वेश्चन है, अ बोट टेक्स 10 आवर्स टू ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इसमें एक सिंपल सा सवाल है, इसमें क्या बोला है कि एक बोट है, जाहिर सी बात है बोट जो है कहां चलेगा, नदी में चलेगा। अब नदी जो है यहाँ पे ना, नदी जो है वो मतलब ऐसा आप लोग समझिए कि ये अगर नदी का ऐसा ये है लेयर है, उसके ऊपर बोट जो है वो चल रहा है। ये बोट है, ठीक है। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर बोट जो है, होता क्या है ना, कभी कभी जो नदी का बहाव है, अगर बोट उसके साथ जा रहा है तो उसको हम लोग, मैं याद रखना नदी का बहाव जो है वो इस तरफ है, नदी का जो फ्लो है वो भी इस तरफ है और बोट भी इस तरफ जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं, इस कंडीशन को डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। लेकिन अगर नदी का बहाव यहाँ पे है, नदी का फ्लो यहाँ पे है और बोट जो है अपना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। अच्छा, कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया होगा, अगर आप लोगों ने किया है क्वेश्चन आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा, मतलब 3-4 मिनट का आगे बढ़ा के अगला क्वेश्चन देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें ये देख के अपना, हाँ अगर रिवीजन के हिसाब से देख रहे हो तो देख लो। अच्छा 1.5 पे करके देखोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, एकदम स्लो हो जाएगा नहीं तो फिर 1.5 पे करके देखो, आपका मेरे को लगता है 1 से 1.5 घंटे में पूरा का पूरा हॉट्स क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। इसको वेस्टेज ऑफ टाइम मत समझना, इसको इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम समझना, याद रखो इसमें से ही क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेगा। मैं आऊंगा वापस से एक बार लाइव करके करने के लिए अलजेब्रा का पेपर के बाद 2 बजे होगा ना आप लोगों का कंप्लीट, 2 नहीं 1 बजे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 11 से 1-2 घंटे का पेपर है। मैं आप लोगों को 1:30 से 2 बजे वापस से एक बार लाइव करके बताऊंगा कि आप लोग इसमें से मेरे कितने क्वेश्चंस जो है, कितने टाइप के क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में आए हैं। तो आई होप आप लोगों को डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का एटलीस्ट मतलब समझ गया होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चला वो बोट और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चला वो बोट। उसके आगे क्या लिखा है? बट इट टेक्स 13 आवर्स टू ट्रेवल 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगा? अच्छा, टोटल टाइम कितना लगा उसको? 13 आवर्स, ठीक है। उसके बाद एक काम करो ना, सबसे पहले ना हम लोग ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पे खोजने के लिए क्या बोला है? फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द बोट इन ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है उसका लहर, मतलब जो लहर है वो, और स्टिल वाटर का मतलब होता है अगर पानी जो है वो स्थिर है, मतलब उसका कहीं भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अपने को बोला है कि स्टिल वाटर में जो बोट है उसका स्पीड फाइंड करो, और स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम मतलब उसका बहाव, उसका लेयर, उसमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब जो लहर है वो कितना तेज जा रहा है उसका भी स्पीड निकालना है। और अगर बोट है, बोट का जो स्पीड है वो भी अपने को स्टिल वाटर में फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे ना, हम x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे, किसके स्पीड को? हम लोग x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे बोट के स्पीड को, बोट के स्पीड को जब वो स्टिल वाटर में है, जब वो स्टिल वाटर में है। और y किलोमीटर पर आवर के स्पीड को क्या मानेंगे? किसका स्पीड मानेंगे हम लोग? ये जो है वो स्ट्रीम का स्पीड मानेंगे, स्ट्रीम का स्पीड। मैं यहां पे लिख देता हूं स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद मुझे एक बात बताइए, एक फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे अपने को टाइम दिया है कि वो 13 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, तो यहां पे टाइम को हम लोग यहां पे ले लेंगे तो क्या मिलेगा?
डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं पहले डाउन स्ट्रीम का बात करता हूं, डाउन स्ट्रीम का बात करता हूं, डाउन स्ट्रीम जो है उसके लिए 44 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, मतलब डिस्टेंस पता है उसका, तो मैं यहां लिख देता हूं 44 डिवाइड बाय स्पीड। मैंने आप लोगों को जस्ट बताया था कि डाउन स्ट्रीम में जो बोट का स्पीड होता है ना, उसके साथ साथ जो लहर का स्पीड होता है वो दोनों ही चलते हैं। मतलब लहर जो है ना वो बोट को मदद करता है आगे बढ़ने में, अपना भी जो स्पीड है ना उसको प्लस कर देता है वो। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम के लिए हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई, मतलब बोट का जो खुद का स्पीड है वो तो है ही, प्लस स्ट्रीम का जो स्पीड है वो भी, दोनों को मिला के उसके बाद प्लस, ठीक है। यहां पे मेरे को एक बात बताओ, ये तो था कि हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे टाइम ले रहे हैं ना, तो टाइम जो है वो 13 किलोमीटर आ रहा है। यहाँ पे अपस्ट्रीम के लिए कितना आएगा, अगर मैं यहाँ पे अपस्ट्रीम का बात करता हूं, तो जाहिर सी बात है कि ना जो इसमें बोट का स्पीड है उसको ना अपोज करेगा। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है अपना बोट, लहर के अपोजिट डायरेक्शन में, तो लहर जो है ना उसका स्पीड जो है बोट के स्पीड को अपोज करेगा, तो x माइनस वाई लिखने का यहाँ पे। और इसमें वो ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर, तो हम लोग लिखेंगे 30 किलोमीटर, और दोनों को टाइम कितना लग रहा है, 13 आवर्स का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का पहला इक्वेशन, ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसी प्रकार से आगे क्या लिखा है, but it travels but it takes 13 hours to travel। अच्छा, a boat takes 10 hours, ओके ये वाले में 10 बोला है, आई एम रियली सॉरी, ये वाले में 10 बोला है, मैं इसको पहले 10 कर देता हूं, दोनों को मिला के 10 घंटा ले रहा है, ओके। आगे लिखा है कि 13 आवर्स ले रहा है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए और ये डाउनस्ट्रीम जाने के लिए, मतलब एक और बनेगा इक्वेशन, वैसा ही इक्वेशन बनेगा जैसा ये बना है। तो डाउनस्ट्रीम जाने के लिए 55 किलोमीटर हो रहा है। तो डाउनस्ट्रीम के टाइम पे आपको पता है कि उसका जो स्ट्रीम का स्पीड है वो भी हेल्प करेगा इसको, प्लस अपस्ट्रीम जाने के लिए वो कितना ले रहा है 40 किलोमीटर, मैं यहां लिख देता हूं 40 अपॉन अपस्ट्रीम के टाइम पे जो स्ट्रीम का स्पीड है वो क्या करेगा, अपोज करेगा उसको, इज इक्वल्स टू इस टाइम पे 13 आवर्स ले रहा है। दोनों इक्वेशन को आप लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए, आप लोगों को यहाँ पे, अच्छा बहुत सारे लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा हिंट या हेल्प कर देता हूं ताकि आप लोग इसको कर पाए, ठीक है। सिंपल सा है, मेरे ख्याल से आप लोग ने 1.4 में ऐसे टाइप का क्वेश्चन को किया होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, नहीं किया है तो मैं आप लोगों को एक बार फटाक से रिवीजन कर देता हूं। दो इक्वेशन जब आपको ऐसे मिलेंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पे भी x प्लस वाई डिवीजन में, मतलब डिनोमिनेटर में, तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को आप लोग मान लीजिए m, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को आप लोग मान लीजिए n। तो यहां पे 44m हो जाएगा प्लस 30n हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10, और यहां पे 55m हो जाएगा और यहां पे 40n हो जाएगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13। दो इक्वेशन मिला, m और n का वैल्यू फाइंड करिए, उसको रीसब्स्टिट्यूट करिए, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि आपका ये स्पीड, बोट का स्पीड और फिर स्ट्रीम का स्पीड, दोनों चीज कैलकुलेट हो जाएगा। मैं इसका आंसर फाइंड नहीं कर रहा हूं, आप लोग इसका आंसर फाइंड करके मेरे को कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।